नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं हूं जदमन तिवारी। आ, आप सभी का एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स का जो लखनऊ विश्वविद्यालय का एग्जाम चल रहा है, कल उसका सोमवार को उसका अंतिम पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, भारत की संवैधानिक विधि का। और आज के अपने इस वीडियो में अपनी जो श्रृंखला चली पूरे एग्जाम के समय में, जिसमें हम सभी ने बात करी पेपर्स में उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिनके आने की ढेर सारी संभावना थी। और मुझे लगता है, मैं कहूँगा कई बार या हर बार आपको उसमें से मदद मिली होगी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विधि विषय की, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया की। और 10 जो बड़े टॉपिक हैं, जो पुराने वर्षों के पेपर हैं, उनके आधार पर उनको बेस बना करके अगर 10 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए देखे जाएं आपके पूरे सिलेबस के, तो जो सबसे पहला सवाल है वो आपका है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या वो फेडरल है या यूनिटरी है? किसने उसको यूनिटरी कहा, किसने उसको फेडरल कहा, किसने उसको क्वासी फेडरल कहा? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को लेकर के पहला सवाल आने की उम्मीद है। पहला सवाल आपका नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, और इसमें आपको ढेर सारे तर्क तैयार रखने हैं अपने। जब आप इसको लिख रहे हो तो उस समय आपको ढेर सारे तर्क तैयार रखने हैं। कुछ ऐसे लोगों के तर्क भी रखने हैं जिन्होंने इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संघात्मक कहा है, और जिन लोगों ने इसको यूनिटरी कहा है, एकात्मक कहा है, उनकी भी बातों को लिखना है वहां पर। और तीसरी चीज है कि किस व्यक्ति ने या किन लोगों ने इसको क्वासी फेडरल कहा है या क्वासी यूनिटरी कहा है, या कहा कि इस स्थिति में, इस परिस्थिति में ये फेडरल हो जाता है, इस स्थिति में ये यूनिटरी हो जाता है। तो पहला सवाल आपका नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, और आपको आर्गुमेंट देने हैं फेडरल और यूनिटरी के पक्ष में। दूसरा सवाल जो है, दो सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का और रूल ऑफ लॉ एविडाइसी का। तो सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ दोनों को आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में तैयार करके जाना है, इंडियन पर्सपेक्टिव में अपनी बात लिखनी है। जैसे जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है या रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है, वो जहां से लिया गया है वहां पर उसकी स्थिति कैसी है, और इंडियन कंटेक्स्ट में उसको कैसे आप देखते हैं। जैसे एक बार सवाल आया था, ये 2015 में एक सवाल आया था, अभी मैं पढ़ रहा था तो मैंने इसमें देखा, हिंदी में अगर इसको पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि सत्ताधारी दलों ने विधि के शासन के नाम पर अपना गुप्त एजेंडा थोपने का प्रयास किया? वर्तमान में धार्मिक असहिष्णुता की अनुभूति के परिप्रेक्ष्य में उक्त की विवेचना कीजिए। हैवी सवाल था, हैवी सा दिखने वाला सवाल था। इंग्लिश में कहें तो इज इट ट्रू इन इंडियन कंटेक्स्ट दैट रूलिंग पार्टीज ऑलवेज ट्राइड to impose their hidden agenda in the name of rule of law, discussed above in the light of feelings of religious intolerance at present। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं तो केवल इतनी ही बात ना पढ़िए, केवल इतनी ही बात पे अपना आपको दायरा कस नहीं लेना है, बंद नहीं कर देना है कि बस उतना पढ़ लें कि रूल ऑफ लॉ कहां से आया, किसने बताया, ऐसा नहीं। आपको रूल ऑफ लॉ को विषय में भी पढ़ने की जरूरत है कि कहां से लाया गया है, और साथ में आपको इस चीज को पढ़ने की भी जरूरत है कि रूल ऑफ लॉ को अगर इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई किया जाता है तो किस प्रकार से किया जा सकता है, या आज की डेट में रूल ऑफ लॉ किस प्रकार से इंप्लीमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में किया गया है। वही चीज सेपरेशन ऑफ पावर के साथ है कि सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में, या सही अर्थों में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो कई बार तुलनात्मक चीजें पूछी गई हैं, थोड़ा वृहद पढ़ करके आने की जरूरत है। तीसरा सवाल अगर देखें तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासकीय जो संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच में जो आपस में कैसे किस प्रकार से काम काज करने का जो तरीका है, तो वहां से एक बड़ा सवाल बनता है। जैसे सवाल आता है कि डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये तीसरा आपका बड़ा सवाल है। चौथे सवाल की तरफ बढ़े तो जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि किस प्रकार से विधायी शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच में आपस में बांटा गया है। संविधान का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के जो वितरण है उसको संचालित करता है, कहां से वो सारी चीजें गवर्न होती हैं। तो आपको दोनों प्रकार के रिलेशन, दोनों प्रकार के संबंधों के बीच में पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बीच में पढ़ना है और लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बीच में पढ़ना है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसा संबंध है। अगले सवाल की अगर बात करें तो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, संसदीय विशेषाधिकार।
और संसदीय विशेषाधिकार में आपको ढेर सारी चीजें पढ़नी है कि किस प्रकार से संसद के सदस्यों को, या जब आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पढ़ रहे हैं तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर में मिलने वाले प्रिविलेज को भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। दोनों को साथ में पढ़िए, तुलनात्मक अध्ययन करके आइए, क्योंकि दोनों प्रकार के सवाल बन सकते हैं। वैसे बहुत बार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ही आए। तो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब ये कि जो संसद में जो संसद के सदस्य हैं उनको क्या विशेषाधिकार मिला हुआ है, जो वो हाउस है, जो सदन है, उसको क्या प्रिविलेज मिला हुआ है। तो दोनों के प्रिविलेज, उस हाउस को क्या मिला हुआ है प्रिविलेज, उसके अंदर होने वाली कार्रवाई को मुद्दा बनाकर, आधार बनाकर क्या आप बाहर उसको चला सकते हैं, उस पर मुकदमा कर सकते हैं या नहीं, या किसी पार्लियामेंटेरियन को आप किसी सिविल मुकदमे में गिरफ्तार कर सकते हैं, क्रिमिनल मुकदमे में क्या गिरफ्तार कर सकते हैं यदि सेशन चल रहा हो, या उसको अपनी अटेंडेंस देनी है वहां पर। तो ऐसे जो ढेर सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं संसद सदस्यों को, पार्लियामेंट को, हाउस को और मेंबर को, दोनों को कायदे से पढ़ करके आने की जरूरत है। और प्रयास करिए कि आप पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को जो मिलने वाले विशेषाधिकार हैं दोनों को पढ़ करके आइए, ताकि आप कहीं से भी आपको रोका ना जा सके अच्छे नंबर पाने से। अगले सवाल की अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यापार और वाणिज्य को करने की जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 301 से 301 टू 307 ऐसे ही है जहां तक मुझे लग रहा है। तो आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाले सवाल को कायदे से पढ़ करके आने की जरूरत है। और जैसे सवाल आया है कि डिस्कस द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर एक्सेप्शंस टू दिस प्रिंसिपल। तो इस सिद्धांत को भी पढ़ने की जरूरत है, और कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं, कौन कौन से ऐसे आपवादिक स्थितियां हैं जब आपकी इस स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, तो उन सारे एक्सेप्शंस को पढ़ करके आने की भी जरूरत है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बाद अगर बात करें तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक बनता है वो बनता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। तो वहां पे आपको एक लाइन खींचनी है, आपको एक लाइन तय करनी है। जैसे एक मॉडल देखें तो जैसे सवाल आया है कि लाइन ऑफ बैलेंस बिटवीन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है कैसे उसको बचा के रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। तो आपको पूरा पिक्चर वहां पे क्लियर रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से ऐसी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे क्या कुछ एग्जांपल्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपसे सीधे ये पूछा सकता है कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी बताइए। यह सवाल आपसे पूछा सकता है कि क्या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, और क्या इसे अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी पर फोकस करते हुए बताइए। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को पढ़िए, किस केस में उसका प्रतिपादन किया गया, किस केस में उसको प्रपाउंड किया गया उसको पढ़िए, किस केस में उसको डेवलप किया गया उसको पढ़िए, किन केसेस में उसको और ग्लोरीफाई किया गया, किन केसेस में उसको और एक्सप्लोर किया गया उनको पढ़िए। ढेर सारे केस लॉज हैं। तो केस लॉज को पढ़ने के साथ साथ आपको बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी याद करके आने हैं, और साथ में आपको ये बताना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या सोल बोले कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, तो उसमें अमेंडमेंट किया सकता है कि नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को अमेंडमेंट के साथ पढ़ करके आने की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है ये। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सवाल खूब पूछे गए हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की पार्लियामेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सामूहिक उत्तरदायित्व, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 धारा अनुच्छेद 75 उपधारा 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान। तो वहां से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात कही गई है कि कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उस वाले सिद्धांत को पढ़ करके आइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। डॉक्ट्राइंस जितने हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रिपग्नेंसी हो, चाहे वो कलरेबल लेजिस्लेशन हो, चाहे पेटेंट सब्सटेंस हो। वैसे डॉक्ट्राइन ऑफ पेटेंट सब्सटेंस, रिपग्नेंसी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मैं फिर से दोहरा दूं, डॉक्ट्राइन ऑफ पेटेंट सब्सटेंस सार और तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी असंगतता का सिद्धांत, और डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब अर्थपूर्ण, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अर्थान्वयन, संतुलन वाला अर्थान्वयन, ऐसे करके लिखा होगा आपके किताबों में। तो इन तीनों सिद्धांतों में से तीनों सिद्धांतों को पढ़ करके आने की जरूरत है। बिल्कुल सरल से सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों को के साथ पढ़ने के साथ साथ एक चीज और देखिएगा कि अगर किसी खास केस लॉ में उसको निकाला गया है जुडिशरी के द्वारा। जैसे मुझे एक
जैसे विशेषरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर है, विशेषरनाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें डॉक्टर ऑफ वेबर निकल करके आया था, प्रतिपादन उसका किया गया था। तो वैसे ही आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ पेटेंट सब्सटेंस को खूब कायदे से पढ़ने की जरूरत है। और अंतिम सवाल अगर कहें तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का जो नेक्सस है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत कौन सी रिटें हैं, ज्यादा शक्ति किसके पास है, आर्टिकल 32 का स्कोप क्या है कि आर्टिकल 226 का स्कोप क्या है। जैसे एक सवाल अगर एग्जांपल हम देखें तो एक सवाल यहाँ पे आया हुआ है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पावर्स एन्यूमरेटेड अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 whether public interest litigation can be filed under article 32, explain your answer। तो हिंदी में कहे तो अनुच्छेद 32 और 226 में दी गई शक्तियों की तुलना करते हुए भेद बताइए। जैसे आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो 5 रिटें आपकी हैं, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्सियोरारी, मैंडमस और 5 रिटें जो आपकी हैं, उन 5 रिटों के विषय में लिखा गया है कि वो आर्टिकल 32 में उन रिटों के लिए अगर आपको जाना है तो केवल उस पार्ट में दिए गए राइट्स के लिए दिया हुआ है। किस पार्ट? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट वाले पार्ट के लिए। लेकिन जो आर्टिकल 226 का जो दायरा है, जो स्कोप है, वो बहुत वाइड है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि आप किसी अन्य काम के लिए भी इन रिटों के लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो दोनों की शक्तियों की तुलना करनी है। आर्टिकल 32 में जो पावर्स हैं रिट वाली और आर्टिकल 226 में जो पावर है रिट वाली, उन रिटों के पावर की तुलना करनी है, शक्तियों की तुलना करनी है कि दायरा किसका बड़ा है, स्कोप किसका बड़ा है। और साथ में दूसरी चीज ये है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या 3226 के अंतर्गत फाइल किया जा सकता है या नहीं। तो ये आपके 10 बड़े सवाल हैं। बाकी अगर आप प्रेसिडेंट आपने पढ़ा है तो उम्मीद करते हैं कि अगर इन 10 के अलावा प्रेसिडेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रेसिडेंट की पावर पूछी गई है, कई बार प्रेसिडेंट की पावर इमरजेंसी को लेकर के पूछी गई है। और इमरजेंसी को लेकर के मैंने सवाल नहीं इसमें लिखा है सवाल मुझे, क्योंकि कई बार इमरजेंसी के जितने सवाल आए हैं वो हर बार कई तो बहुत कम सवाल आए हैं, और जितनी बार सवाल आए हैं उतनी बार बहुत बोले तो बहुत नैरो सवाल आया है, जिसमें ढेर सारा लिखने के लिए शायद नहीं हो पाता है। तो एक बार फिर से अगर मैं दोहरा दूं तो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी, दोनों के विषय में आपने तर्क मजबूत तैयार करके आइए। सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ। और जब आप नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का आप देख रहे हैं, जब आप नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर देख रहे हैं, तो वही नेचर में क्लासिफिकेशन एक टॉपिक है आपका। कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण कैसे कैसे किया जा सकता है, तो वहीं से आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, कन्फेडरेशन, ऐसे करके। सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ दोनों आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सेंटर स्टेट के बीच का बहुत जरूरी है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के साथ जब आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को पढ़ रहे हैं, संसदीय विशेषाधिकार को पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ में आपको फंडामेंटल राइट्स की तुलना करने का सवाल आता है। तो आप उसको पूरा पढ़ के आइएगा कि फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बीच में क्या जो संबंध है, जो नेक्सस है, वो क्या है। और सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर्स का वितरण है वो कैसे किया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइन ऑफ बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, तो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी आपको दोनों पढ़ करके आने की जरूरत है। डॉक्ट्राइन्स में डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ पेटेंट सब्सटेंस हुआ, इन तीनों को कायदे से पढ़ने की जरूरत है। और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का जो पावर्स की तुलना है, जो रिटों के बारे में, उसको खूब कायदे से पढ़ करके आने की जरूरत है। तो ये आपके 10 बड़े सवाल हैं, 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं अगर आपके आने वाले पेपर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कल सुबह में प्रयास करेंगे कि एक लाइव सेशन में इन सारे 10 सवालों को और इनसे जुड़े किसी और भी सवाल को जो आपको लगेगा कि जरूरी है, आप ग्रुप में जरूर बता दीजिएगा, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर एक बार चर्चा कर ली जाएगी। तो आपको आपके इस अंतिम पेपर के लिए खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। रही बात आपके योगा के पेपर की, आपका एक योगा का पेपर छूटा हुआ है, आप लोगों का वो वैल्यूएटेड पेपर है जिसमें आपको ग्रेड मिलने हैं। तो जल्दी ही फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ विधि संकाय जो हमारे विश्वविद्यालय का है, जल्दी एक तिथि की घोषणा करेगा और आप सभी के कॉलेजेस में, आप सभी के कैंपस में उसका एक शिविर आयोजित करके और वो सारी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।
आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा, इसी चैनल पे जुड़े रहिएगा और लोगों को बोलिए अब और जुड़ें ताकि हम सभी लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। धन्यवाद, प्रणाम।